नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। अगर देखा जाए तो एमएसपीएल के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है। साथ में 61 रुपए 45 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 2 रुपए 92 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। ठीक है, देखो इस तरह से स्टॉक में आपको लगातार ये पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और एक अच्छा खासा यहाँ पे अपर सर्किट भी देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे टारगेट बनने वाला है वो 75 प्लस के आसपास होने वाला है, जिसको ये 10 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में इस अपने अपर सर्किट की सबसे हायर वैल्यू को अचीव करेगा। ठीक है, बीच में हो सकता है कि आपको छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस भी देखने को मिले। जैसे आज इसके अंदर कम से कम एक फ्लक्चुएशंस हुआ था 11:05 के आसपास। एक सेलिंग प्रेशर्स यहाँ पे अचानक आ गया जिसकी वजह से स्टॉक ने अपना अपर सर्किट तोड़ दिया, लेकिन विद इन 5 मिनट में स्टॉक्स ने फिर से अपना अपर सर्किट दोबारा से अचीव कर लिया। ठीक है, स्टॉक के अगर फंडामेंटल की बात करें तो देखो फंडामेंटल काफी जबरदस्त है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 2000 करोड़ से ज्यादा की इसकी मार्केट कैपिटल है। साथ में पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्राइस वैल्यूएशन ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है। स्टॉक काफी ताबड़तोड़ यहाँ पे दौड़ चलने वाला है। अगर इस स्टॉक के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करूं तो 13 रुपए 60 पैसे से चल के ये स्टॉक 61 रुपए 45 पैसे के आसपास गया था। मतलब यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का रिटर्न है, जो पैसा है, वो कम से कम 4 गुना हो गया। ठीक है, मतलब 4 साढ़े 4 गुना इस स्टॉक ने पिछले साल अच्छी खासी अपने इन्वेस्टर्स को परफॉर्मेंस दी। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लगातार पिछले वीक के बारे में। अगर पिछले वीक की परफॉर्मेंस की देखी जाए तो स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट थी और एक लगातार फ्लक्चुएशन था। इसके पीछे क्या रीजन था वो रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो स्टॉक के अंदर क्या था कि लगातार जो पिछले हफ्ते एक जबरदस्त गिरावट हुई, उसके पीछे एफआईआई का सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है एफआईआई। देखो एफआईआई ने जब से हमारा संसद में बजट आया है तब से लेके अब तक लगातार 3 महीने में एफआईआई ने 30,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली की है मार्केट में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर्स बढ़ गया। साथ में जितने भी फाइनेंशियल और म्यूचुअल कंपनी है उन्होंने भी सेलिंग प्रेशर्स कंपनी में स्टॉक्स मार्केट में बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी ज्यादा स्टॉक्स थे, जितने भी स्टॉक्स थे वो सारे फ्लक्चुएट हो गए, क्योंकि 30,000 करोड़ का वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है। और इसमें से दो सबसे बड़ी बिकवाली थी, वो एक 10 सितंबर को की, दूसरी लास्ट वीक की, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में सभी स्टॉक्स के अंदर जो एफआईआई का जो होल्डिंग है वो काफी हद तक इंपैक्ट हुई, जिसकी वजह से इन सभी स्टॉक्स के अंदर पिछले हफ्ते एक जबरदस्त अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। गिरावट इस कदर थी कि ये लगने लगा था कि स्टॉक में शायद वही क्रैश दोबारा से रिपीट हो रहा है जो क्रैश 5 या 7 अगस्त के आसपास इंडियन स्टॉक मार्केट में आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डीआईआई ने फ्राइडे को चलते चलते पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। डीआईआई ने यहाँ पे पूरा गेम चेंजेस का रोल प्ले किया। अगर देखा जाए तो जो कमी एफआईआई की वजह से मार्केट में थी, जिसकी वजह से मार्केट लगातार फ्लक्चुएट कर रहा था, डीआईआई ने यहाँ पे एक बड़े लेवल पे फ्राइडे को बिकवाली की। साथ में जो कमी एफआईआई की थी वो तो पूरी की। साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट को जो गिरावट का दौर था, लगातार 3 महीने से इंडियन स्टॉक मार्केट में जो गिरावट का दौर था उससे उठा के मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। यही नहीं, साथ में सेंसेक्स ने भी 1350 पॉइंट का जबरदस्त उछाल लगा के अपने सारे लाइफ टाइम के पुराने सबसे हायर वैल्यू के रिकॉर्ड तोड़ के यहाँ पे एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड इंडियन स्टॉक मार्केट में बना दिया। ठीक है, जिसकी वैल्यू थी 84,996 पॉइंट समथिंग करके। ठीक है, जैसे ही अगले दिन आता है मंडे का, तो मंडे वाले दिन सेंसेक्स ने फिर से एक जबरदस्त यहाँ पे उछाल लगाया और फ्राइडे को जो रिकॉर्ड बनाया था उसको भी ब्रीच कर दिया। आप इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में पिछले 10-15 साल के कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो, आपको एक ही चीज हमेशा नजर आएगी। जब जब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सेंसेक्स ने जबरदस्त उछाल लगा के अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के कोई नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाया है और उसको भी लगातार 2-3 बार ब्रिज किया है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 80 से 70-80% स्टॉक्स में अपर सर्किट लगता ही लगता है और लगे ही लगेगा, जिसको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ठीक है, यही हालात अब इस हफ्ते होने वाले हैं। काफी ज्यादा स्टॉक्स में आपको अपर सर्किट या फिर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और अगले हफ्ते भी आपको जबरदस्त लेवल के पॉजिटिव मोमेंटम या अपर सर्किट काफी ज्यादा स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। अगर बात करें फ्राइडे की,
तो फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लगा। बात करें अगर मंडे और ट्यूसडे की, तो कम से कम इस टाइम 70-80 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम है या फिर एक जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट है। साथ में 30-35% स्टॉक ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अपने अपर सर्किट के नियर बाई आके खड़े हो गए। हालांकि उनमें अपना अपर सर्किट नहीं लगा, लेकिन वो बिल्कुल अपने अपर सर्किट के नियर बाई आके खड़े हो गए। मतलब मुश्किल से 15-20 पैसे, 30-40 पैसे, या जिसकी प्राइस रेंज 500 के आसपास है वहां पे 80 पैसे 90 पैसे के आसपास का डिफरेंस वहां पे देखने को मिल रहा है। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो वो अपर सर्किट ही है, पूरी तरह से वो फुल पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में खड़े हो गए। ठीक है, कुछ स्टॉक ऐसे भी है जहां पे आपको अपर सर्किट देखने में कम से कम 1.5 हफ्ते का डिले लगेगा, क्योंकि उन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी के कंसर्न इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो फार्मा सेक्टर, केमिकल सेक्टर, स्टील सेक्टर, या फिर रेलवे का सेक्टर, या फिर आईटी सेक्टर, ये वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आपको अपर सर्किट देखने में कम से कम 1-1.5 हफ्ते का डिले और लगेगा, क्योंकि इन स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। क्योंकि पिछले साल, अगर पिछले लगातार 3 साल की बात करें तो ये स्टॉक ताबड़तोड़ भागे हैं, और लीप ईयर तक आते आते इनके अंदर एक बड़े लेवल पे लिक्विडिटी बन गई, जिसकी वजह से यहाँ पे इनकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी धीमी हो गई। ठीक है, बाकी जो मार्केट का माहौल है वो काफी तरह से पॉजिटिव हो गया। जनवरी तक आपको मार्केट का माहौल काफी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे कोई भी अच्छी खासी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। साथ में अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी रेड सिंबल है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में जल्द ही आपको एक बड़े लेवल की हरियाली देखने को मिलेगी। एक अच्छी खासी हरियाली लहराती हुई दिखाई देने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक के अगर 1 मंथ की परफॉर्मेंस की, या फिर अगर 6 मंथ की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो देखो स्टॉक जो है, स्टॉक के अंदर कोई भी खास पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो स्टॉक है वो किसी प्राइस रेंज के बीच में फंस गया, जो इसकी परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से स्टक हो गई। इसके पीछे के क्या फैक्टर है? इसके पीछे 2 सबसे बड़े फैक्टर है जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। देखो, इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है इंटरनेशनल मार्केट को लेके। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हम यूरोप की मार्केट की बात करेंगे। देखो, यूरोप की मार्केट में लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वहां की मार्केट अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रही। अगर एक तरफ से देखा जाए तो वहां पे जियोपॉलिटिकल प्रेशर बने हुए हैं, एक तरफ रशिया यूक्रेन आपस में भिड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देशों का आपस में डंडे बज रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वहां जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो हायर कमिश्नर कंट्री हो या फिर बाकी कंट्री हो, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वहां पे या तो जॉब के रिसेशंस आ रहे हैं या फिर वहां के बैंकिंग में लगातार क्रैश आ रहे हैं, बड़े बड़े बैंक में क्रैश आ रहे हैं। ठीक है, जिनकी वजह से वहां की मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रही, लगातार वहां पे फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। अगर बात करें NYSE की, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो वो दम रखता है पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने का, साथ में पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देने का, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां वहीं से ऑपरेट होती है। अगर देखा जाए तो NYSE के अंदर अब तक 2 सबसे बड़े क्रैश हुए। जो पहला क्रैश हुआ वो 5 अगस्त के आसपास हुआ, दूसरा जो क्रैश हुआ वो 3 सितंबर के आसपास हुआ। जो पहला क्रैश था वो एक जॉब रिसेशन की वजह से हुआ, जिसमें NYSE के अंदर सीधी 1000 पॉइंट की गिरावट हो गई। डॉव जोन्स की बात करें, जो कि यूरोप की इंडस्ट्रीज एवरेज इंडिसेस को शो करता है, उसमें 1500 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई। नतीजा ये हुआ कि एशियन स्टॉक मार्केट में जापान का जो स्टॉक एक्सचेंज है निक्की, उसमें 4500 पॉइंट की गिरावट हुई, और जो चाइना का स्टॉक एक्सचेंज है संघाई, उसके अंदर 1800 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई। और इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो हमारा सेंसेक्स 3500 पॉइंट गिर गया और मार्केट क्रैश हो गई। इन्वेस्टर्स का करोड़ों का पैसा पानी में डूब गया। जैसे तैसे करके मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया, तो 3 सितंबर को फिर से एक और क्रैश ने इसका इंतजार कर रहा था। वहां पे सिलिकॉन वैली बैंक में एक बड़ा क्रैश आया, जिसका सीधा इंपैक्ट फिर से NYSE पे देखने को मिला, और NYSE में 650 पॉइंट की फिर से जबरदस्त गिरावट हो गई। डॉव जोन्स में कम से कम 1500 पॉइंट की गिरावट हुई, और इंडियन स्टॉक मार्केट फिर से 15 पॉइंट के आसपास आके फ्लैट हो गया। जैसे तैसे सेंसेक्स अपने आप को रिकवर करके अपने टारगेट वैल्यू के नियर बाय लाता है, कोई ना कोई यूरोप के मार्केट में क्रैश आ रहा था, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक जबरदस्त लेवल की गिरावट देखने को मिल रही थी। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था लिक्विडिटी। देखो, वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को सिर्फ लीप ईयर में ही कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जो स्टॉक लगातार 2-3 साल से अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं उनके अंदर लिक्विडिटी उतनी ज्यादा हो जाती है, और वो लीप ईयर तक आते आते एक बड़े लेवल पे लिक्विडिटी को जन्म देते हैं। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अगर मान लो स्टॉक के फंडामेंटल मजबूत हुए